आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोगों को देखना है कि भारत के तटीय मैदान क्षेत्र, जैसे पूछता है कि बताओ कहाँ से कहाँ तक की जमीन कोंकण तट कहलाता है, कौन सा तट कन्नड़ तट कहलाता है, कौन सा तट मालाबार तट कहलाता है, किस तट को उत्तरी सरकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। काकीनाडा तट किसे कहा जाता है, कोलेरू झील किस तट पर स्थित है, चिल्का झील किस तट पर स्थित है, कयाल झील किस तट पर स्थित है। इस प्रकार के थोरियम का अयस्क मोनाजोई किस तट पर स्थित है। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो पहले आप लोगों को देखना है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है ना, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान यही है ना भाई साहब। अब देखो, ये है तापी के मुहाने से लेके कन्याकुमारी तक, ये है स्वर्ण रेखा से लेकर के कन्याकुमारी तक, स्वर्ण रेखा से लेकर के कन्याकुमारी तक। अब भाई साहब इसकी जो लंबाई है ये है 1600 की। ये है, लिखो इधर, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। और इसी के तट को, ये जो समुद्र के साथ सीमा तट बनाता है, इसी को किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान। और इसे किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी तटीय मैदान। अब पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान किससे निर्मित हुआ, नदियां जो आती हैं भाई साहब, क्या करती हैं, नदियां आती हैं। अब ये नदियां अपने साथ क्या लेकर आती हैं, अवसाद लेकर आती हैं, और इस अवसाद को इस तटीय क्षेत्रों में जमा देती हैं, जिससे इस मैदान का निर्माण हो गया। ठीक उसी प्रकार इधर भी नदियां आती हैं और अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं। इस प्रकार नदियों द्वारा इस तट का मैदान किया जाता है। इसके अलावा समुद्री लहरें भी आती हैं, समुद्री लहरों द्वारा भी इनके निर्माण में काफी योगदान दिया जाता है। तो इस प्रकार पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के निर्माण में कौन सहायक है, एक तो नदियां सहायक हैं, दूसरा समुद्र की लहरें। ठीक है ना, तो दो लोग इस पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय मैदान के निर्माण में सहायक हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोगों को यह समझ में आ गया कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, इस प्रकार हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। बाकायदा आप लोग भी मैप बनाइएगा और इसी मैप से हम लोग सब कुछ देख लेंगे। ये है तापी, कौन सी नदी है भाई साहब, तापी है। और ये हमारा पता है भाई साहब कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। ठीक है ना, इसी को कुमारी अंतरीप भी कहते हैं। ठीक है ना, और ये हमारा स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है ना, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। अब देखो, इधर वाला क्या कहलाता है, पश्चिमी तटीय मैदान, और इधर वाला क्या कहलाता है, पूर्वी तटीय मैदान। तो लिखो इधर पश्चिमी 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 तटीय मैदान, मैदान। ठीक है ना, एक तरफ लिखो पश्चिमी तटीय मैदान। इसका विस्तार तापी के मुहाने से लेकर कहां तक है, कन्याकुमारी तक। ठीक है ना, कन्याकुमारी तक। इसका विस्तार कहां से है, तापी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। इसकी जो लंबाई है भाई साहब, यहां से लेके यह लंबाई कितनी है भाई साहब, 1600 किलोमीटर। कितना है भाई साहब, 1600 किलोमीटर। ठीक है ना, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा भाई साहब देखो, ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये वाला क्षेत्र क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। ये वाला क्षेत्र क्या है, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। अब भाई साहब पूर्वी तटीय मैदान, जो ये वाला क्षेत्र है भाई साहब, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, कहां तक है, लिखो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कहां तक, कन्याकुमारी तक। पहला यही पूछेगा कि बताओ पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक पाया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, तो तापी के मुहाने से लेकर भाई साहब कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। और इसकी जो भाई साहब ये वाली स्थिति है, कितनी है लंबाई, तो ये हो जाता है 1100 किलोमीटर। कितना, 1100 किलोमीटर। ठीक है ना, ये कितना हो जाता है, 1100 किलोमीटर।
बना लो पहले, हो गया। अब देखो भाई साहब, अब देखो ये हो गया तापी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी और स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। अब देखो तापी से लेके गोवा तक, कहां तक? गोवा तक। एक ही पे, तापी से लेकर कहां तक? गोवा तक। और गोवा से लेकर भाई साहब न्यू मंगलूर तक। न्यू मंगलोर, और न्यू मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है ना। न्यू मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक जो तापी के मुहाने से लेके गोवा तक फैला हुआ जो तटीय क्षेत्र है, इसे कहते हैं भाई साहब, इस तटीय मैदान क्षेत्र को कहते हैं कोंकण तट। किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और गोवा से लेके मंगलोर तक के बीच के तटीय क्षेत्र को, तटीय मैदान को, इस मैदान को नाम दिया जाता है कन्नड़ तट कहा जाता है। क्या? कन्नड़ तट, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? कन्नड़ तट के बाद। अब भाई साहब न्यू मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक का क्षेत्र कहलाता है भाई साहब, तटीय मैदान क्या कहलाता है? मालाबार क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मालाबार क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मालाबार क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि बताओ कोंकण तट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो कोंकण तट का विस्तार तापी के मुहाने से लेके गोवा तक है। और कन्नड़ तट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो कन्नड़ तट का विस्तार गोवा से लेकर के न्यू मंगलूर तक है। अब पूछता है कि मालाबार तट का विस्तार कहां से है? तो न्यू मंगलूर से लेकर के कन्याकुमारी तक। और मालाबार तट का अधिकतर विस्तार आपको केरल के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो बताओ कोंकण तट किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो तापी से लेकर के गोवा के बीच के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गोवा से लेकर के न्यू मंगलूर के बीच के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है भाई साहब। न्यू मंगलूर से लेकर के कन्याकुमारी तक का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आपका मालाबार के नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये दे देगा कोंकण तट, तो पूछेगा किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है, या दे देगा भाई साहब तापी और गोवा, और पूछ लेगा कि इसके बीच के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रहे कि इन दोनों चीजों, ये स्थितियां याद करनी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद करना है तापी, गोवा, न्यू मंगलोर, कन्याकुमारी। तापी, गोवा, मंगलूर, न्यू मंगलूर और कन्याकुमारी। उसके बाद आप देख लीजिए कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। अब ये कोंकण तट आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र क्षेत्र में फैला हुआ है, और कन्नड़ तट महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में फैला हुआ है, और मालाबार तट कहां पर आपका स्थित है? केरल के तटीय क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको देखना है कि कहां से कहां तक के क्षेत्र को किस किस नाम से पुकारा जाता है, ये आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई साहब, अब ये पता है कि कोंकण तट आपका महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, और ये महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में फैला हुआ है, और मालाबार तट केरल के तटीय क्षेत्रों में। मालाबार के बारे में थोड़ा सा पॉइंट हम लोगों को देख लेना है। जैसे इस तट पर कई सारे लैगून झीलें पाई जाती हैं। मालाबार तट पे कई सारी लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झीलें वह झीलें होती हैं जो समुद्री जल या खारे जल से निर्मित होती हैं, ठीक है ना। समुद्री जल या खारे जल से निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? लैगून झील के नाम से जाना जाता है। वो क्या क्या नाम है? लैगून झीलें पाई जाती हैं। मालाबार तट में कई सारे लैगून झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? कयाल नाम कहते हैं। क्या? कयाल नाम से पुकारते हैं। तो पूछा गया क्वेश्चन था कि कयाल क्या होता है? तो कयाल क्या होता है? एक लैगून झीलें होती हैं, और लैगून झीलें कहां कहां पाई जाती हैं? मालाबार तट में पाई जाती हैं। चिल्का भी एक लैगून झील की उदाहरण है। तो ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
तो तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले, मालाबार क्षेत्र में पाए जाने वाले लैगून झील को किस नाम से पुकारा जाता है? कयाल। मालाबार क्षेत्र में पाए जाने वाले लैगून झील को किस नाम से पुकारते हैं? कयाल। इस कयाल झील में कौन कौन से हैं? कयाल मतलब ये स्थानीय नाम, जैसे लैगून झील हम कहते हैं ना कि लैगून झील है, मतलब खारे पानी या समुद्री जल से निर्मित झील को हम कहते हैं लैगून झील। लेकिन जो मालाबार तट या केरल में जो झील पाए जाते हैं, वहां के स्थानीय लोग उस झील को कहते हैं कि ये लैगून झील नहीं बल्कि क्या है? ये कयाल है। लेकिन है क्या हो? लैगून झील। तो मालाबार में लैगून झील को किस नाम से पुकारते हैं? कयाल नाम से। किस नाम से? कयाल नाम से। उसका क्या क्या नाम है? जैसे बेम्बनाड झील है। क्या? बेम्बनाड झील। ठीक है ना। तो बेम्बनाड झील कयाल झील का उदाहरण है या लैगून झील का उदाहरण। दूसरा लिखो भाई साहब, दूसरा हो जाए अष्टमुडी झील। अष्टमुडी, ठीक है ना। अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में। कयाल झील, बेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में। कयाल झील के उदाहरण बताओ। कयाल झील का उदाहरण सॉरी, कयाल झील का उदाहरण है बेम्बनाड और अष्टमुडी। ये दोनों कहां पर स्थित हैं भाई साहब? केरल में। कहां पर स्थित हैं? केरल में। और केरल न दे तो पूछ लेगा बताओ कहां पर स्थित है? तो ये मालाबार तट पर स्थित है। तो पूछ लेगा बेम्बनाड झील कहां स्थित है? तो मालाबार तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है भाई साहब? मालाबार तट पर स्थित है। कहां पर? मालाबार तट पर। तो कयाल झील के उदाहरण है। ठीक है ना। कहां कयाल झीलें कहां पाई जाती हैं? मालाबार तट में पाई जाती हैं। कयाल झील कहां पाई जाती हैं? केरल में पाई जाती हैं। कयाल झील का उदाहरण है बेम्बनाड है, अष्टमुडी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर इसी मालाबार तट में पाया जाता है भाई साहब थोरियम का अयस्क। क्या? थोरियम का अयस्क। थोरियम का अयस्क मोनाजोइक। ठीक है। थोरियम का अयस्क मोनाजोइक पाया जाता है। तो पूछता है क्वेश्चन, बताओ भारत में थोरियम का अयस्क मोनाजोइक कहां पाया जाता है? तो आपका मालाबार तट में ही पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि थोरियम का अयस्क मोनाजोइक किस तट पे पाया जाता है? तो मालाबार तट में पाया जाता है। थोरियम का अयस्क मोनाजोइक कहां पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। थोरियम का अयस्क मोनाजोइक कहां पाया जाता है? तो मालाबार के बालुओं में पाया जाता है, रेत में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मोनाजोइक किस प्रकार का धातु है? जैसे यूरेनियम का उपयोग करके आप ऊर्जा उत्पादन कर सकते हो, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन कर सकते हो, ठीक उसी प्रकार ऊर्जा उत्पादन में थोरियम का अयस्क मोनाजोइक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह किस प्रकार का एनर्जी स्रोत है? एक प्रकार के परमाणुविक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण होता है। कौन? थोरियम अयस्क। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। और कयाल झील या लैगून झीलें कहां पाई जाती हैं? तो मालाबार तट में। जिन्हें मालाबार तट में पाए जाने वाले लैगून झीलों को किस नाम से जाना जाता है? कयाल नाम से जाना जाता है। कयाल झील का कौन कौन सा उदाहरण है? बेम्बनाड झील है, अष्टमुडी है। ठीक है ना। ये उदाहरण होते हैं। कहां पाए जाते हैं? केरल में। तो मालाबार तट किस तट को कहते हैं? न्यू मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी समुद्री तटीय मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार। तो पूछ लिया था एक बार क्वेश्चन, मालाबार तट कहां पाया जाता है? तो मालाबार तट कहां पाया जाएगा? 3 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो मालाबार पश्चिमी तट पे पाया जाएगा, दूसरा मालाबार केरल में पाया जाएगा, दूसरा तीसरा न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के बीच पाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं भाई साहब पूर्वी तटीय मैदान की तरफ। ठीक है ना। अब कहां आ जाते हैं हम लोग? पूर्वी तटीय मैदान के मैदान में। देखो, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के वंशधारा नदी के बीच, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के वंशधारा नदी के बीच, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के वंशधारा नदी के बीच, और वंशधारा से लेकर के गोदावरी, और गोदावरी से लेकर कृष्णा नदी। ठीक है ना। कृष्णा नदी। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के, तो जो ये क्षेत्र होता है स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के गोदावरी नदी के मध्य को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा और इसे ले लो। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर वंशधारा नदी के मध्य को इसे एक नाम से और भी जाना जाता है। इसे कहते हैं, यहां पर लिखो, इस वाले क्षेत्र को
उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, उत्कल तट, ठीक है ना, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। कहां से कहां तक? स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के वंशधारा नदी के मध्य के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, किसके नाम से? उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। और वंशधारा नदी से लेके गोदावरी नदी के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? इसे जाना जाता है का आंध्रा तट के नाम से। किस नाम से? आंध्रा तट के नाम से, आंध्रा तट के नाम से जाना जाता है, आंध्रा तट। और गोदावरी से कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? इसे कहते हैं, इसे कहते हैं काकीनाडा। किस नाम से? काकीनाडा, ठीक है ना, काकीनाडा। किस नाम से? काकीनाडा तट, तट, ठीक है ना, काकीनाडा तट। और कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी के बीच वाले तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं भाई साहब कोरोमंडल। किस नाम से? कोरोमंडल के नाम से इसे कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल बना लो पहले। स्वर्ण रेखा नदी से लेके वंशधारा नदी के बीच के मैदान को किस नाम से? समुद्र तटीय मैदान को किस नाम से? उत्कल तट के नाम से। किस नाम से? उत्कल, उत्कल नाम से, ठीक है ना, लिख लो उत्कल तट, उत्कल, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण रेखा से वंशधारा नदी के बीच के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। वंशधारा नदी से लेके गोदावरी नदी के तट को, गोदावरी नदी के तटीय के बीच में, वंशधारा नदी से लेके गोदावरी नदी के बीच के तटीय मैदान को आंध्रा तट के नाम से जाना जाता है। और गोदावरी नदी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच के तटीय मैदान को काकीनाडा तट के नाम से जाना जाता है। और कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी के बीच के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। लिख लो पहले। ठीक है, और इन तीनों तटीय मैदानों को मिला करके, इन तीनों तटीय मैदानों को, कौन कौन से? इन तीनों, उत्कल तट को, आंध्रा तट को और काकीनाडा तट को मिला करके तीनों को बोला जाता है उत्तरी सरकार। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, किस नाम से? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, तो किस नाम से? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। अर्थात पश्चिम बंगाल से लेकर के, पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। कहां से कहां तक? मतलब यहां है पश्चिम बंगाल, ये कहां है? पश्चिम बंगाल, ये है भाई साहब वेस्ट बंगाल, ये ऊपर वाला, और ये है भाई साहब यहाँ पर तमिलनाडु। कहां है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु कहीं कहीं मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश, ये काकीनाडा तट, क्योंकि आंध्रा में भी है थोड़ा हिस्सा और थोड़ा हिस्सा तमिलनाडु में भी लास्ट में चला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु वाले क्षेत्र तक के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और बाकी उसका भी विभाजन, उत्तरी सरकार का विभाजन कितने भागों में हुआ है? उत्कल तट के रूप में हुआ है, आंध्रा तट के रूप में हुआ है, काकीनाडा तट के रूप में हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो उत्तरी सरकार और कोरोमंडल दो हो गया। और उत्तरी सरकार को कितने भागों में बांटा गया भाई साहब? उत्तरी सरकार को उत्कल तट में कहा गया, उत्तरी सरकार के ऊपरी भाग को उत्कल तट कहा गया, उत्तरी सरकार के मध्य भाग को आंध्रा तट कहा गया, उत्तरी सरकार के निचले भाग को काकीनाडा तट कहा गया। तो ये आपको ध्यान में रखना, तो ये भी नोट कर लीजिए।
अब एक एक करके हम लोग, जैसे उधर हमने लिखा उसी प्रकार अब इधर भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब लिखो उत्कल तट पर, लिखो पहला उत्कल तट पर, उत्कल तट पर, उत्कल तट पर भारत की सबसे बड़ी, उत्कल तट पर भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, पानी की झील चिल्का स्थित है। कौन स्थित है? चिल्का। ठीक है ना, कौन स्थित है? चिल्का स्थित है। तो आपने ये देखा, तो इसके बारे में एक पॉइंट लिख लो। उल्का तट पर, उत्कल तट पर कौन स्थित है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उत्कल तट पर। ये भी एक लैगून झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लैगून झील पर। तो उत्कल तट पर कौन स्थित है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का स्थित है। लिखो आंध्रा तट पर, आंध्रा तट पर, आंध्रा तट पर, आंध्रा तट पर कोरिंगा की खाड़ी स्थित है। किसकी? कोरिंगा। किसकी खाड़ी? कोरिंगा की खाड़ी स्थित है। कोरिंगा की खाड़ी स्थित है, जो मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई प्रसिद्ध है? कोरिंगा की खाड़ी स्थित है, जो मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मोती उत्पादन, ठीक है ना, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। कोरिंगा की खाड़ी कहाँ स्थित है? आंध्रा तट पर स्थित है। कोरिंगा की खाड़ी कहाँ पर स्थित है भाई साहब? तो कोरिंगा का तट, कोरिंगा की खाड़ी आंध्रा तट पर स्थित है। और कोरिंगा की खाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, किसके लिए? मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लिखो काकीनाडा तट में लिखो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कृष्णा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, डेल्टा इसी तट पे पाया जाता है, इसी तट पर पाया जाता है। किस तट पे भाई साहब? काकीनाडा तट पे पाया जाता है। अब भाई साहब यहाँ पर दो चीज हुआ, एक तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा भाई साहब आप बताइएगा? गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, और दूसरा कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, जो कहां पाया जाता है? इसी काकीनाडा तट पे पाया जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है। ठीक है ना, ये हो गया। और दूसरा कि ये कहां पाया जाता है भाई साहब? इसका विस्तार काकीनाडा तट पे है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला देख लीजिए, कृष्णा से, कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी के बीच वाला क्षेत्र, लिख लीजिए इतना। इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसी के मध्य, इसी डेल्टा के मध्य, कौन से? कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य, इसी डेल्टा के मध्य, इसी डेल्टा के मध्य, मध्य कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू, इसी डेल्टा के मध्य कौन स्थित है? कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील स्थित है। ठीक है ना, इसी डेल्टा के मध्य, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य कौन स्थित है? कोलेरू झील स्थित है। तो ये काकीनाडा तट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। कोरोमंडल तट पर लिखो, इसके बारे में विशेषता है कि इसका विस्तार पहला नंबर कहां से? कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल तट का विस्तार कहां से कहां तक है? कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। लिखो इस तट पर, इस तट पर देखो, कोरोमंडल तट के बारे में लिखो, इस तट पर, इस तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से, कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से शीतकाल में वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है ना,
कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से शीतकाल में वर्षा होती है। दूसरा लिखो, इसका विस्तार कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। इसका विस्तार कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ठीक है ना, इसके बारे में आपने दो पॉइंट आपने नोट कर लिए। तो इस प्रकार आपसे पूछता है, ठीक है ना, तो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? वेस्ट बंगाल से लेकर कहां तक हो जाएगा भाई साहब? तमिलनाडु तक। वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु। पूर्वी घाट का विस्तार कहां से? पूर्वी घाट का विस्तार भाई साहब पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु। पश्चिमी घाट का विस्तार भाई साहब तापी कहां है? गुजरात में ना, तो लिख लो गुजरात। गुजरात से लेकर कहां तक है भाई साहब? कन्याकुमारी तक। गुजरात से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक। तो ये हो गया भाई साहब। उत्कल तट पूछेगा, बताओ उत्कल तट कहां पाया जाता है? तो उत्कल तट कहां पाया जाएगा? उत्कल तट आपका भाई साहब पूर्वी तटीय मैदान में पाया जाएगा। उत्कल तट किन दो नदियों के मध्य स्थित है? उत्कल तट स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के वंशधारा नदी के मध्य स्थित है। उत्कल तट बेसिकली आपका उड़ीसा में है, ठीक है ना। कहां है? उड़ीसा में। उत्कल तट कहां पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। अधिकतर क्षेत्र उसका कहां पे स्थित है? उड़ीसा में पाया जाता है उत्कल तट। और आंध्रा में, और ये काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में विस्तृत है, और कोरोमंडल तमिलनाडु में। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये सारा क्षेत्र आप इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि दो नदियों के स्वर्ण रेखा और वंशधारा के बीच में कौन स्थित है? उत्कल तट किन दो नदियों के बीच स्थित है? आंध्रा तट का विस्तार कहां से कहां तक है? वंशधारा नदी से लेकर गोदावरी तक। कोरिंगा की खाड़ी कहां पाया जाता है? मोती उत्पादन के लिए कौन सी खाड़ी प्रसिद्ध है? कोरिंगा की खाड़ी किस तट पे पाया जाता है? पश्चिमी तट पे पाया जाता है या पूर्वी तट पे पाया जाता है? तो इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि दोआब, जैसे पूछता है कि सिंधु और झेलम के बीच जो दोआब स्थित है उसका क्या नाम है? सिंधु सागर दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिष्ट दोआब। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किन दो नदियों के बीच, बताओ सिंधु झेलम के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सतलज के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना।